Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 14th December 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about Lok Sabha security breach. This topic is important from our syllabus GS paper to Indian polity point of view और also useful from Indian history perspective. देखेंगे इंडियन हिस्ट्री का इस पर्टिकुलर इवेंट से क्या लेना देना है मॉडर्न हिस्ट्री का। देखिए कल के दिन 13 दिसंबर आपको पता भी होगा इट इज़ द एनिवर्सरी ऑफ 2001 पार्लियामेंट अटैक। तो इसी दिन 2001 को पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक। और संयोग कह लीजिए या प्लान्ड कह लीजिए, इसी तारीख को 13 दिसंबर को कल के दिन लोकसभा के अंदर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, जहां पे दो यंगस्टर्स लोकसभा के अंदर इंटर कर गए विथ सम प्लास्टिक बेस्ड स्मोक कैन, और फिर वो उन्होंने स्मोक कैन को बर्स्ट भी किया लोकसभा के अंदर, जिस कारण से इस तरीके का येलो स्मोक पूरे लोकसभा के अंदर फैल गया था। तो इसको लेकर के काफी क्यूज फैला। कोई नुकसान हुआ नहीं, कोई मेजर डैमेज किसी भी पार्लियामेंटेरियन को हुआ नहीं, बट एटलीस्ट दिस इवेंट ने प्रूव कर दिया कि सिक्योरिटी ब्रीच हो सकते हैं। तो नथिंग इज 100% फुल प्रूफ, राइट। जो 2001 में हुआ और वो उस तरीके की घटना एक बार फिर से हो गई, वो बात अलग है कि स्केल काफी अलग था। सवाल ये उठता है कि इतने सारे हाईटेक सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद, इतने सारे गार्ड्स के बाद भी ये लोग कैसे इंटर कर गए पार्लियामेंट हाउस के अंदर, एंड दैट टू विथ स्मोक कैंस। तो देखिए पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेज हैं, आपको पता है, लोकसभा राज्यसभा। हम बात कर रहे हैं न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की, वो ऐसा कुछ ट्रायंगुलर शेप का है। तो लोकसभा के अंदर अगर बात की जाए जहां पे ये घटना हुई है, तो उसके अंदर लोकसभा फ्लोर के चारों तरफ 6 इस तरीके के विजिटर्स गैलरी हैं, जहां पे विजिटर्स आकर के लोकसभा की प्रोसीडिंग को विटनेस कर सकते हैं। बट वहां आने से पहले उनको एक विजिटर पास बनवाना होता है। उस विजिटर पास पे किसी ना किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का रेफरेंस होना चाहिए। उसके अलावा विजिटर पास अगर आपके पास है तो भी इंटर करते वक्त अलग अलग लेयर की सिक्योरिटी चेक होती है, हर जगह मेटल डिटेक्टर से टेस्ट किया जाता है। इसके बावजूद भी ये लोग इंटर कर गए लोकसभा हाउस के अंदर इन द विजिटर्स गैलरी, क्योंकि इन्होंने जो कैन था उसको अपने जूते के अंदर छुपा रखा था, और वो कैन प्लास्टिक का था जिसके अंदर स्मोक भरा हुआ था। इन सब तरीकों से इन्होंने सिक्योरिटी को ब्रीच कर दिया और लोकसभा के ये लोग अंदर हाउस में आ गए इन द विजिटर्स गैलरी। और विजिटर्स गैलरी में आने के बाद ये लोग कूद पड़े, नीचे फ्लोर पे आए, और वहां पे इन्होंने फिर ये स्मोक कैन को बर्स्ट किया। जैसा कि मैंने आपको बताया, जूते के अंदर इस तरीके का प्लास्टिक कैन छुपा के आया था, और ये विजिटर्स गैलरी में जाने के लिए जो विजिटर्स स्लिप चाहिए होता है, वो ऐसा कुछ उन्होंने बनवा लिया था। सवाल ये उठता है कि विजिटर पास बनता कैसे है। तो विजिटर पास बनने के लिए एक नियम है, जिसको जिसकी मदद से ही आप विजिटर पास बनवा सकते हैं, और फिर आप लोकसभा या राज्यसभा के प्रोसीडिंग्स को देखने के लिए अंदर जा सकते हैं। तो अगर लोकसभा की बात की जाए तो विजिटर पास के लिए और फॉर एडमिशन ऑफ विजिटर्स देयर इज ए रूल नंबर 386 ऑफ रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। इस रूल के मुताबिक विजिटर पास बनता है। ये रूल में क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे वो डिसाइड करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो सरल भाषा में जो बात आपको याद रखनी है, चूंकि अब ये बात न्यूज में आ गई है, हो सकता है कि आपसे कुछ ऐसा स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बना करके प्रीलिम्स में पूछे लोकसभा के अंदर सिक्योरिटी चेक के ऊपर। वहां कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दे कि सिक्योरिटी चेक को लेकर के संविधान ने कुछ ऐसा ऐसा कहा है। दैट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग, क्योंकि द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट टॉक अबाउट सिक्योरिटी चेक। सिक्योरिटी चेक को लेकर के देयर इज अ रूल, दैट रूल इज ऑल्सो एज पर द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। उसके अलावा उस रूल्स को प्रॉपरली कंक्रिटाइज करते हैं स्पीकर। मौजूदा टाइम में अगर बात की जाए विजिटर पास बनवाने के लिए क्या तौर तरीके हैं, तो विजिटर पास बनवाने के लिए किसी भी इंसान को किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पर्सनल रिक्वेस्ट करना होता है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विजिटर पास के लिए रेफरेंस तभी देंगे जब द मेंबर नोज द रिक्वेस्ट
मेकर पर्सनली। तो मान लीजिए कि आप किसी एमपी को जानते हैं, पर्सनली जाकर के आप रिक्वेस्ट करें, तभी जाकर के वो एमपी आपका विजिटर पास बनवा सकते हैं। ऐसा नियम है अभी तक तो, इस रूल नंबर 386 के हिसाब से। दो लोग थे जो अंदर घुसे, उन लोगों ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, किसी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करके ऐसा पास बनवा लिया था। ये सब नाम रटने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये पूरा टॉपिक मैं इसलिए नहीं कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये न्यूज़ या इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता नहीं है कि ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर कुछ आ सकता है तो वो ये बस स्टेटमेंट आ सकता है, जहां आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट टॉक एनीथिंग अबाउट सिक्योरिटी चेक। बट फिर भी मैं इसको कवर कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको हिस्ट्री से जोड़ करके देखेंगे। आते हैं वापस से इस मुद्दे पे। विजिटर्स गैलरी में आ गए ये लोग, दो लोग, फिर वहां से कूद आए नीचे और फिर वहां पे इन्होंने स्मोक कैंप को बर्स्ट किया। ये जो नया वाला लोकसभा हाउस है, इंक्लूडिंग राज्यसभा में भी, जो विजिटर गैलरी है उसकी हाइट थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू द ओल्ड वन। इसकी हाइट हार्डली 10.5 फीट है। इतनी कम हाइट होने के कारण दीज टू इंट्रूडर्स वेर एबल टू जंप ऑन द फ्लोर ऑफ लोकसभा। इंट्रूजन आखिर हुआ क्यों, क्या मकसद था इनका? तो ये जो इंट्रूडर्स हैं ये अपने इंट्रूजन को रिलेट करके देख रहे हैं विथ भगत सिंह एक्शन इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1929। आपने जरूर इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह, मेंबर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी एचएसआर, तो भगत सिंह अलोंग विथ हिज कॉमरेड बटुकेश्वर दत्त, ये लोग सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में गए और वहां पे ठीक लगभग इसी प्रकार से उन्होंने विजिटर एंट्री ली और फिर वहां पे उन्होंने काफी कमजोर सा, फीबल सा बम फोड़ा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। उस बम को फोड़ने के पीछे मकसद ये नहीं था कि किसी को भी हार्म किया जाए। पर्पस वाज कि जो सरकार है, ब्रिटिश सरकार, उनका अटेंशन अपने ग्रीवांसेस की तरफ लाया जाए। बेसिकली भगत सिंह जी ने बाद में ये कहा भी कि सर, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है और ये वही धमाका था। हमारा मकसद किसी को भी हार्म करना नहीं था। बेसिकली ब्रिटिशर्स उस टाइम में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर दो बिल पास कर रहे थे, पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जिसको लेकर के पूरे देश भर में प्रोटेस्ट चल रहा था। कंट्रीमैन इंडियंस वेयर अगेंस्ट दीज टू बिल्स, येट ब्रिटिशर्स वेयर पासिंग दीज बिल्स। तो पूरा देश इसके खिलाफ है, फिर भी आप बिल पास कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये जो पूरा पूरा पार्लियामेंट है, इट इज नॉन सेंसिकल, इट इज सैम। व्हाई आर यू एक्टिंग कि हम लोग पार्लियामेंट बना रहे हैं, डेमोक्रेसी सॉर्ट ऑफ चीजें प्रैक्टिस कर रहे हैं? इट इज नॉन सेंसिकल। यही बात भगत सिंह जी मैसेज देना चाहते थे कि भाई ये नाटक मत करो। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बना दिया, बिल पास हो रहा है, क्यों कर रहे हो? जब तुमको कानून हमारे ऊपर थोपना है तो फोर्स इट रादर देन गिविंग इट अ शेप ऑफ एनी लॉ कमिंग थ्रू अ प्रोसेस, रूल ऑफ लॉ। उसी कॉन्टेक्स्ट में भगत सिंह जी ने एक, यहाँ पे बम फोड़ने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने पैम्पलेट भी वहां पे आ, छोड़ा था काफी सारा। दे डिस्ट्रीब्यूटेड और फ्लेड पैम्पलेट इन द एयर। उस पैम्पलेट पे लिखा हुआ था, इट टेक्स अ लाउड वॉइस टू मेक द डीफ हियर। अभी ये जो इंट्रूडर्स हैं, दो तो अंदर आ गए और दो बाहर थे, चार लोग बेसिकली इसमें पकड़े गए। ये इंट्रूडर्स, इनका कहना है कि हम सरकार से नाराज हैं, हम सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते थे ऑन द इश्यूज लाइक मणिपुर टू फार्मर कंसर्न्स एंड ऑल। इनके परिवार वालों का कहना है कि बेसिकली दीज पीपल वेर फ्रस्ट्रेटेड, दी ऑल फोर वेर फ्रस्ट्रेटेड फॉर नॉट गेटिंग जॉब्स। तो अनएम्प्लॉयड थे, इस कारण से फ्रस्ट्रेटेड थे, ऐसा भी इनके परिवार वालों का कहना है। बट मुझे लगता है, आई फेल्ट लाइक कि इस पर थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे सरकार तो जिम्मेदार है ही कुछ हद तक, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। लेकिन साथ ही साथ हम सबकी भी जिम्मेदारी है अपने स्किल्स के ऊपर काम करना, ताकि हम एम्प्लॉयबल बने। और तीसरा, माइंडसेट चेंज करना भी जरूरी है। जॉब्स का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स नहीं होता है। जॉब्स और भी तरीके के हो सकते हैं। जॉब्स सिर्फ जॉब करना ही नहीं, इनकम जनरेट करने के लिए कुछ एंटरप्राइजेस भी खोले जा सकते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी खोले जा सकते हैं, वेयर यू बिकम जॉब क्रिएटर रादर देन बिकमिंग जस्ट जॉब सीकर। तो इतना फ्रस्ट्रेट हो गए कि जा करके लोकसभा में अपने कैन ब्लास्ट कर दिया अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के। मानता हूँ यूथ फ्रस्ट्रेटेड है,
और अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम के साथ साथ अनएम्प्लॉयबिलिटी का भी प्रॉब्लम है, जिसको थोड़ा बहुत एड्रेस करने की ज़रूरत है, यानी कि खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है और समाज के अंदर माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है कि भाई जॉब्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, बिजनेसेस भी हो सकते हैं। आई थिंक इस पर पूरी चर्चा होनी चाहिए। यूथ का आजकल कुछ का जो फ्रस्ट्रेशन है वो कभी कभार देख करके ऐसा लगता है कि इट्स अनबियरेबल। कैसे मिलेगी नौकरी, कुछ ना कुछ हो जाएगा, इतनी चिंता भी नहीं करनी चाहिए। बाकी ठीक है, आई अंडरस्टैंड इट्स अ क्वाइट डिफिकल्ट इशू। पूरा मुद्दा जो है उस पे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बस एक ही बात आ सकती है कि विजिटर्स एंट्री के लिए लोकसभा में या राज्यसभा में संविधान में कुछ लिखा है या नहीं, तो आंसर इज नो. There is no rule mentioned in the constitution regarding entry of visitors. The next article is about Conference of Party number 28's final agreement. आपको पता है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 28 ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज चल रहा था इन दुबई। अब उसके फाइनल अग्रीमेंट्स हो गए हैं, तो उसके पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए मेंस पर्सपेक्टिव से। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। कॉप 28 इसका फाइनल डील कल 13 दिसंबर को साइन किया गया, अडॉप्ट किया गया। तो 6-7 पॉइंट्स हैं जिसको आपको सीधा सीधा याद रखना है। पहला, ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। तो पहली बार यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के किसी भी कॉप में फॉसिल फ्यूल्स को कम करने पे बातचीत हुई है। फॉसिल फ्यूल्स एवरीवन नोस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन, लेकिन फॉसिल फ्यूल के रिडक्शन को लेकर के आज तक कभी कोई चर्चा नहीं हुई थी। फॉसिल फ्यूल को रिड्यूस किया जाएगा, ऐसा पहली बार कमिट किया गया है। वो बात अलग है कि इसके लिए कोई भी टाइमलाइन नहीं दिया गया है, जस्ट एक स्टेटमेंट दिया गया है कि लेट अस फोकस ऑन रिडक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल यूजेस। कई सारे देश या कई सारे एनवायरमेंट एक्टिविस्ट इस बात को लेकर के परेशान हैं, दे आर फ्रस्ट्रेटेड कि व्हाई नॉट द टर्म फेज आउट वाज यूज्ड फॉर फॉसिल फ्यूल्स, व्हाई देयर हैज नॉट बीन एनी टाइमलाइन टू कंप्लीटली डू अवे विद द यूजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल। ऐसा कुछ नहीं है, कोई टाइमलाइन नहीं है, कुछ नहीं है। येट इट कैन बी सीन एज अ पॉजिटिव मूव अप्रोच, एटलीस्ट फॉसिल फ्यूल को कट डाउन करने की बातचीत तो शुरू हुई। दूसरा, ट्रिपलिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ये तो G20 प्लेटफॉर्म पे भी कमिटमेंट किया गया था। अब कॉप 28 के भी फाइनल अग्रीमेंट में ये बात ऐड कर दी गई है कि बाय 2030 वर्ल्ड विल फोकस ऑन ट्रिपलिंग ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन। उसके अलावा जो भी एनर्जी एफिशिएंसी है उसको डबल करेंगे। एनर्जी एफिशिएंसी मतलब कितना हमें फ्यूल बर्न करना होता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, उसको भी डबल करेंगे। एनर्जी एफिशिएंसी को डबल करके और रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रिपल करके बाय 2030 उम्मीद है कि लगभग 7 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट को बचाया जा सकता है इमिशन होने से। दैट वुड बी अ बिग अचीवमेंट। तीसरा, फेज डाउन ऑफ कोल। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि फेज आउट ऑफ कोल शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया है, फेज डाउन ऑफ कोल शब्द इस्तेमाल किया गया है। इसके फेवर में इंडिया भी था। इससे रिलेटेड हमने 2-3 दिनों पहले ही न्यूज़पेपर एनालिसिस में टॉपिक किया है। India was against the idea of phasing out of coal. So we are supporting the concept of phase down of coal. और वैसे तो कोल भी फॉसिल फ्यूल का एक टाइप ही है, बट कोल को लेकर के ग्लासगो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 से ही चर्चा चल रही है। वहां पे भी कहा गया फेज डाउन करेंगे। कॉप 27 में भी सरमल शेख में कहा गया कि फेज डाउन करेंगे कोल का, और अब कॉप 28 में भी दुबई में कहा गया है कि वी विल फेज डाउन द यूज ऑफ कोल। मिथेन इमिशन को कट करने की बात की गई है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मिथेन जो होता है वो भी एक हाई पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 25 गुना ज्यादा है। लॉस एंड डैमेज फंड ऑलरेडी सीन, a fund that will be created in order to help the least developed countries, developing countries, to adapt against the climate change impact. And then global goal on adaptation. You see, there is difference between adaptation and mitigation. मिटिगेशन होता है ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट को कम करने का जो अप्रोच होता है, उसको कहते हैं मिटिगेशन। जबकि अडेप्टेशन होता है जब हम लोग अपने आप को चेंज करते हैं इन ऑर्डर टू मेक अस मोर कैपेबल और सूटेड टू बियर द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। तो फॉर एग्जाम्पल, शिफ्टिंग टुवर्ड्स मिलेट क्रॉप्स, इंक्रीजिंग कंजम्पशन ऑफ मिलेट क्रॉप
would be considered as an example of adaptation, smart agriculture? अगर एनालिसिस की जाए COP28 के फाइनल एग्रीमेंट की, तो जो दुनिया भर के एनवायरमेंट रिलेटेड एक्सपर्ट्स हैं, दे आर सेइंग कि द एग्रीमेंट इज नॉट इनफ. जो भी कमिटमेंट्स हैं, दे आर नॉट इनफ. देखिए, ऑलरेडी द ईयर 2023 हैज बीन द हॉटेस्ट ईयर एवर सो फार, और 2023 में लगभग 80 दिन ऑलरेडी ऐसे जा चुके हैं जहां पे टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर वाज मच हाइयर, 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मर देन प्री इंडस्ट्रियल टाइम. मतलब जो टारगेट हमने दिया था पेरिस क्लाइमेट डील के दौरान कि बाय द ईयर 2100 वी विल इंश्योर कि ग्लोबल वार्मिंग होने के बावजूद भी एवरेज टेम्परेचर डज नॉट गो बियॉन्ड 1.5 डिग्री सेल्सियस ऑफ what was the average temperature of the world in the pre-industrial time. तो 1.5 डिग्री सेल्सियस के टारगेट को ब्रीच नहीं होने देंगे बाय द ईयर 2100. लेकिन यहाँ हमने देखा 2023 में ही कम से कम 80 दिन ऐसे बीते हैं जहां पे वो 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट ब्रीच हुआ है. तो पेरिस क्लाइमेट डील के टारगेट्स तो हमारे अभी ब्रीच हो रहे हैं, फॉरगेट अबाउट द ईयर 2100. इसी कारण से एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो कमिटमेंट्स हैं, जो प्लान है, दे आर नॉट इनफ. उसके अलावा COP28 में ग्लोबल स्टॉक टेक भी किया गया पेरिस एग्रीमेंट का. आपको मैंने बताया कि पेरिस एग्रीमेंट जो कॉन्फ्रेंस पार्टी नंबर 21 में फाइनलाइज किया गया था 2015 में, उसमें बात हुई थी कि पेरिस क्लाइमेट डील को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो साल 2023 में एक स्टॉक टेक करेंगे. स्टॉक टेक मतलब किस देश ने कितना अपने टारगेट्स को पूरा किया, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को पूरा किया, उसका स्टॉक टेक होगा. स्टॉक टेक वाज आल्सो नॉट वेरी प्रॉमिसिंग. देख करके लग नहीं रहा है कि इस तरीके के अप्रोच से हमारा पेरिस क्लाइमेट डील का जो टारगेट है ऑफ कीपिंग ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस बाय ईयर 2100 विद रिस्पेक्ट टू प्री इंडस्ट्रियल टाइम, वो पूरा होने वाला है. क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इवेंट्स हैं वो यहाँ मेंशन किए गए हैं. आप एक बार इसको देख लेना. सबसे पहला जो इवेंट था विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, दैट वाज दिस 1972. इसी को कहते हैं हम लोग स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, वन ऑफ द अर्लीस्ट. इसी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के बाद वापस भारत आकर के हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इम्पोर्टेंट अग्रीमेंट या इम्पोर्टेंट कानून बनवाया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके अंतर्गत फिर स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को. IPCC बनाया गया एंड ऑल. एक बार इसको आप देख सकते हैं, पीटी के टाइम में तो मैं रिवाइज कराऊंगा ही. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. दिस इज द बोर्ड वर्क. प्लीज मग अप दिस 7 स्टेप्स और 7 decisions that have been finalized on COP28 platform. The next topic is about Climate Change Performance Index, CCPI. This topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. Climate Change Performance Index ये एक रिपोर्ट है जो दुनिया भर के अलग अलग देशों के एफर्ट्स को मेजर करता है विथ रिस्पेक्ट टू कर्बिंग क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज को कर्ब करने में अलग अलग देश कितना इफेक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं, उनके एफर्ट्स को मेजर करने की कोशिश करता है ये रिपोर्ट CCPI. दुनिया की 3 एजेंसीज मिलकर के इसको पब्लिश करती हैं हर साल. जर्मन वॉच जो एक NGO है इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क. तो ये दुनिया के देशों को इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 4 पैरामीटर्स. ग्रीन हाउस गैस इमिशन कितना कर रहे हैं वो, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं, एनर्जी यूज किस तरीके से करते हैं, एंड क्लाइमेट चेंज पॉलिसी को लेकर के उन्होंने कितने प्रोएक्टिव डिसीजंस ले रखे हैं. ये 4 पैरामीटर्स पर ये रिपोर्ट 2005 से पब्लिश हो रही है. इस रिपोर्ट में हर साल दुनिया के देशों को रैंकिंग दी जाती है, लेकिन इस रिपोर्ट में एक यूनिक बात यह है कि ये लोग टॉप 1, 2, 3 रैंक किसी को नहीं देते. इनकी रैंकिंग शुरू ही होती है 4 नंबर से. चौथे नंबर पे है डेनमार्क, मतलब द बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री as far as climate change adaptation और रिस्ट्रिक्शन इज डेनमार्क, बट उसका रैंक है 4. क्योंकि 1, 2, 3 खाली छोड़ने का मतलब ये है कि आज पर दिस रिपोर्ट नन ऑफ द कंट्री इज डूइंग इनफ आज दे शुड बी. कोई भी इतना अच्छा नहीं कर रहा है कि उसको 1, 2, 3 रैंक दी जाए. तो बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री उसको भी चौथा रैंक दिया गया, दैट इज डेनमार्क. ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया का रैंक है 7.
लास्ट ईयर से एक रैंक इम्प्रूवमेंट है। बट भारत की अभी अगर बात की जाए तो वी आर ऑन द राइट ट्रैक एज फार एज मीटिंग आवर 2030 इमिशन टारगेट्स आर देयर। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी के जो हमारे टारगेट्स हैं वो ऑन ट्रैक नहीं है, इसी कारण से हमारा रैंक थोड़ा खराब है एज कंपेयर टू दीज कंट्री लाइक डेनमार्क, एस्टोनिया एंड फिलीपींस। तो इमिशन टारगेट्स हम सही से पूरा कर रहे हैं, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स अभी थोड़े से ऑफ ट्रैक जा रहे हैं। बात की जाए अगर चाइना और यूएस जैसे देशों की, दुनिया के पहले और दूसरे सबसे बड़े ग्रीन हाउस गैस इमिटर, तो चाइना इज रैंक 51 एंड यूएस इज इवन वर्स रैंक 57। बोर्ड वर्क फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, इसको लिख लीजिएगा नोटबुक में, रिवाइज कर लीजिएगा। क्या पता प्रीलिम्स में इस तरह का छोटा सा सवाल आ जाए, आते रहते हैं छोटे मोटे इस तरह के सवाल। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Next article is about IMR and MMR in Assam that has reduced. This topic is important for my syllabus, GS paper 5, Assam issues point of view. देखिए, ये आर्टिकल कहता है असम ट्रिब्यून का कि असम के अंदर MMR, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, यानी कि बच्चे के डिलीवरी के दौरान कितने मदर्स की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग पोस्टपार्टम, कहा जाता है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। दिस इज काउंटेड पर 1 लाख डिलीवरी। तो 1 लाख डिलीवरीज में कितनी मदर्स की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है, उसको कहते हैं MMR। IMR होता है किसी बच्चे की डेथ हो जाना, पर 1 साल के अंदर किसी बच्चे की डेथ हो जाना आफ्टर बर्थ, तो वो सब आ जाएगा IMR में। ये काउंट होता है पर 1000। असम के अंदर IMR और MMR दोनों में ही काफी ज्यादा रिडक्शन देखने को मिला है, विच इज एन इनकरेजिंग थिंग। यू सी, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4 जो 2015-16 में कराया गया था, उसके हिसाब से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की अगर बात की जाए तो दैट वाज 48, अराउंड 47.6, वो घट करके हो गया 32। इंकरेजिंग है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 में असम के अंदर IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 47 से घट के 32 हो गया। सिमिलरली MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट घट करके 480 से 237 हो गया, 50% का रिडक्शन। सो इट्स अ अचीवमेंट। इसके पीछे क्या कारण बताए जा सकते हैं? तो हमारे सीएम साहब ने हाल फिलहाल में कहा कि क्रैकडाउन ऑन चाइल्ड मैरिज इज वन बिग रीजन। लेकिन इस आर्टिकल में लिखा है कि ये उतना बड़ा कारण शायद से नहीं होगा चाइल्ड मैरिजेस को क्रैकडाउन करना, क्योंकि चाइल्ड मैरिजेस पे क्रैकडाउन तो हाल फिलहाल में शुरू हुआ है, बट ये ड्रॉप तो पहले ही देखे जाए गए हैं। तो चाइल्ड मैरिज पे जो क्रैकडाउन है, जिस कारण से अब अर्ली एज में प्रेगनेंसी नहीं होगी, बच्चे की डिलीवरी नहीं होगी अर्ली एज में, जिस कारण से IMR और MMR के बढ़ने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो चाइल्ड मैरिजेस पे जो क्रैकडाउन है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट फ्यूचर में देखने को मिलेगा, लेकिन अभी जो मौजूदा डिक्लाइन है, इसके पीछे चाइल्ड मैरिज पे क्रैकडाउन कम है। बड़ा कारण है इनहैंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। पहले जमाने में क्या होता रहा है कि घरों पे ही दाई माँ के सहारे बच्चों को का जन्म करवा दिया जाता था, तो वो अनसाइंटिफिक तरीके से जो डिलीवरी होती थी उसमें कई सारे रिस्क कॉम्प्लिकेशंस रहते थे, जिस कारण से IMR और MMR ज़्यादा होता था। अब कैसा है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज बढ़ गई हैं आसाम में। 70% था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4 के हिसाब से, इट हैज गॉन अप टू 91%, एंड दैट इज वन बिग रीजन बिहाइंड रिडक्शन इन IMR एंड MMR। बात की जाए डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो ये जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे अभी भी IMR और MMR काफी हाई है। ओवरऑल अगर असम की बात की जाए तो इट्स इंकरेजिंग थिंग कि IMR और MMR घटा है, लेकिन अभी भी IMR एंड MMR इज क्वाइट हाई एज कंपेयर टू नेशनल एवरेज। तो IMR MMR को लेकर के तो इंकरेजिंग साइन है। कंसर्न ये है कि अभी भी नेशनल एवरेज से काफी ऊपर है। बट एक ज्यादा चिंता वाली बात यह है कि अनीमिया की अगर बात की जाए तो एनीमियन के जो केसेस हैं विमेन के अंदर इन असम, उसके इंसिडेंसेस बढ़ गए। 46% वीमेन वेयर फेसिंग एनीमिया, तो ब्लड की कमी होना, हेमोग्लोबिन की कमी होना। 46% वेयर फेसिंग एनीमिया एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4, दैट हैज गॉन अप टू 66% एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5। एनीमिया के प्रॉब्लम्स बढ़े हैं, और उसमें भी ट्राइबल कम्युनिटीज के अंदर एनीमिया के प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं। क्या कारण है एनीमिया के पीछे? एक तो बड़ा कारण बताया जा रहा है कि टी ट्राइब कम्युनिटी के अंदर विमेन हैव हैबिट ऑफ टेकिंग ब्लैक टी with salt instead of water. That is one reason behind anemia. Low protein diet, poor dietary iron source.
सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिन्स यानी कि सॉइल से होने वाले बीमारियां, मल्टीपल प्रेगनेंसीज एंड ऑल, रीजन बिहाइंड एनीमिया। एनीमिया को कम करने के लिए जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं आसाम में, मिशन तेजस्वी बाय आसाम गवर्नमेंट, एनीमिया मुक्त आसाम, इट इज ए सब कंपोनेंट ऑफ एनीमिया मुक्त भारत स्कीम, जिसके अंतर्गत आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स बंटवाए जाते हैं वीकली, क्योंकि इसी से एनीमिया को टैकल किया जा सकता है। ब्लड बैंक्स ऑपरेशनलाइज किए गए हैं कई सारे, क्योंकि एनीमिया के अंदर ब्लड की ही कमी होती है। एंड प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, तो इसके अंतर्गत हर महीने की 9 तारीख को प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन की मेडिकल चेकअप होती है, जिससे अनीमिया के होने वाले पॉसिबिलिटी को दूर किया जा सके। बोर्ड वर्क फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, मग अप दीज आइडियाज दैट विल हेल्प यू इन राइटिंग आंसर्स। टॉपिक के बेसिस पे मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा है हमने। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, इफ नीडेड रीड द हिंट्स एंड देन अटेम्प्ट द क्वेश्चन। कल जो हमने बोर्ड वर्क दिया था, इंदिरासानी केस, रूल ऑफ लॉ, इंदिरासानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस किया दैट इट विल बी पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। एथनॉल ब्लेंडिंग की बात की जाए तो पहला स्टेटमेंट सही है, बट दूसरा गलत है। फूड फीड स्टॉक्स आर बेसिकली फर्स्ट जनरेशन फीड स्टॉक्स, सो पहला स्टेटमेंट गलत है, नॉट नॉन फूड नहीं, फूड होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।